दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। आज तारीख है 11 अप्रैल 2026 और यकीन मानिए आज का दिन बेहद अहम है, बेहद बड़ा है, क्योंकि आज इस्लामाबाद में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच सीज फायर को परमानेंट बनाने के लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम बातचीत होने जा रही है। अगर आज बात बन गई तो ये जंग दोबारा शुरू होने से रुक सकती है, लेकिन अगर किसी भी शर्त पर बात अटक गई तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पहले ही रेड लाइन खींची जा चुकी है। जी बताएंगे आपको क्या है वो रेड लाइंस। उम्मीद भी है लेकिन टेंशन भी साथ साथ है, क्योंकि डील का रास्ता खुला है, मगर हर शर्त पर रजामंदी होना आसान नहीं दिख रहा। एक छोटी सी बात भी पूरी डील को रोक सकती है। मीटिंग शुरू होने से पहले जो बयान सामने आए हैं, जो धमकियां सामने आई हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ वार्निंग दी है और दूसरी तरफ ईरान ने भी पीछे हटने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। माहौल टाइट है, वेरी वेरी टाइट। लेकिन असली फैसला अब इसी मीटिंग से निकलने वाला है कि जंग रुकेगी या और भड़केगी। आगे की खबरों में हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में अंदर क्या चल रहा है और कौन सी शर्तें टेबल पर हैं और कौन सा पॉइंट सबसे बड़ा अड़ंगा बन सकता है। आज का पूरा फोकस इसी बड़ी मीटिंग पर रहेगा। बाकी अपडेट्स, बाकी खबरें इसके बाद। सबसे पहले कुछ अपडेट्स सुन लीजिए। ईरान के टॉप लीडर्स इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जैसा आपने अभी पीछे तस्वीरों में देखा होगा। यहां अमेरिका के साथ सीज फायर पर अहम मीटिंग होनी है। इस डेलीगेशन में मोहम्मद बागेर गालिबाफ और अब्बास अरागची शामिल हैं। जेडी वैंस, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस बातचीत के लीड निगोशिएटर भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी सच्ची नीयत से बात करेंगे तो अमेरिका भी बातचीत के लिए तैयार है। यानी दोनों तरफ से दरवाज़ा खुला रखा गया है। जेडी वांस के साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। उधर लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइली हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 357 तक पहुंच गई है। बहुत से जख्मियों ने दम तोड़ा है, बहुत से ताज़ा हमलों में शहीद हुए हैं और अभी भी ये फिगर और बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। लेबनान और इसराइल के एम्बेसडर्स के बीच अमेरिका में फ़ोन पर सीधी बात हुई है। इसे दोनों के बीच पहली डायरेक्ट बातचीत माना जा रहा है, जो अगले हफ्ते होने वाली एक बड़ी मीटिंग से पहले हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी और ईरान की तरफ से खींची गई बड़ी रेड लाइन और खात्मा अल अंबिया की तरफ से आई एक धमकी, तीन बड़ी खबरें अभी इसके बाद हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि क्या हो रहा है। इस्लामाबाद से आ रही अपडेट्स वाकई हैरान कर देने वाली हैं। जब ईरानी डेलीगेशन का जहाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद यानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो उसे हिफाजत का एक ऐसा घेरा दिया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसमें आवाक्स बॉर्निंग एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स शामिल थे, जो ईरानी टीम को पूरी हिफाजत के साथ इस्लामाबाद लेकर आए। ये अमेरिका वाले जहाज़ के साथ भी यही हुआ। एयरपोर्ट पर ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ की अगुवाई वाली टीम का शाही इस्तकबाल किया गया। उनका वेलकम करने के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वज़ीर ख़ारजा और इंटीरियर मिनिस्टर खुद मौजूद थे। ये इंतज़ाम और प्रोटोकॉल साफ बताते हैं कि पाकिस्तान इस मुलाकात को कितनी ज़्यादा अहमियत दे रहा है। इस्लामाबाद का सबसे मसरूफ़ इलाका ब्लू एरिया, जो शहर का कमर्शियल हब है, आज पूरी तरह से ठप है। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसा माहौल है, लोग मूव नहीं कर सकते। सरकार ने 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, हमने आपको 2 दिन पहले बताया था। पूरे शहर में 10,000 से ज़्यादा पुलिस और फौज के अहलकार तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही ईरानी काफ़िले को पाकिस्तान की सबसे ताकतवर यूनिट SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज ने अपने घेरे में ले लिया। पूरे शहर को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि ये बातचीत बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। पाकिस्तान में भी तो मोसाद के एजेंट्स हैं, कुछ कर सकते थे, हालचाल पूछ सकते थे अपने ही तरीके से। ये इंतज़ाम बताते हैं कि पाकिस्तान इस बातचीत को लेकर कितना संजीदा है। लेकिन दूसरी तरफ जेडी वैंस की धमकियों और ईरान की सख्त शर्तों ने इस अमन की बातचीत के ऊपर शक के बादल मंडरा दिए हैं। क्या इस्लामाबाद का ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट है या फिर यहाँ से कोई अच्छी खबर निकलेगी? नज़र बनी रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। अब सुनिए धमकी बाज ट्रंप की नई धमकी।
ईरान को अब तक की सबसे खतरनाक धमकी, खतरनाक अल्टीमेटम दे दिया है। सीज फायर के बीच 24 घंटे की ऐसी मोहलत दी गई अमेरिका की तरफ से जिसने पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर अगले एक दिन के अंदर यानी आज ईरान उनकी शर्तों पर नहीं झुका तो अमेरिका उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो आज तक कभी नहीं देखे गए। दोस्तों, ऐसे हथियार क्या तबाही मचाएंगे ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन 40 दिन की जंग में ऐसा कौन सा हथियार रहा होगा जो अमेरिका ने इस्तेमाल नहीं किया होगा ईरान पर। तो क्या अलग है या फिर यही गपबाजी है, धमकी है? खैर छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादातर आजकल गप नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं वो हो जा रहा है। आज पाकिस्तान में सबसे अहम मीटिंग है और डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले ही मीडिया से बात करते हुए अपने सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिखी हैं जो किसी भी अमन पसंद इंसान के रोंगटे खड़े कर दें। ट्रंप ने ईरानी लीडर्स को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के पास अब कोई पत्ता, कोई कार्ड नहीं बचा है चलने को, और ईरानी एहलकार आज अगर जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि वो मेज पर बैठकर बातचीत कर सकें। सोचिए, धमकी जान से मानने की है कि जिंदा इसीलिए कि बातचीत कर सकें और बातचीत में शर्तें हमारी मानो, इसीलिए जिंदा छोड़ा वरना मार देते। एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, यही कहा था ना। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, ये धमकी साफ इशारा कर रही है कि ट्रंप अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने सीज फायर को पूरी तरह से किनारे कर दिया है। इस पूरे फसाद की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बनी हुई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान इंटरनेशनल वाटरवे का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है और ईरान को पत्थर के ज़माने में, पाषाण काल में, स्टोन एज में भेजने की उनकी धमकी अब भी बरकरार है। यानी सब कुछ तबाह कर देंगे, वहीं जहां से दुनिया की शुरुआत हुई थी वहीं पहुंच जाएगा ईरान। अमेरिका के इस सख्त तेवर से अब यह अंदेशा और गहरा गया है कि क्या 11 अप्रैल यानी आज की इस्लामाबाद टॉक्स से पहले ही यह सीज फायर बारूद के ढेर में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप की ये 24 घंटे की डेडलाइन और ईरानी लीडर्स को जिंदा रहने का ताना देना ये बताता है कि ट्रंप अब डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पूरी तरह सरेंडर चाहते हैं। ईरान के तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि वो इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगा और अगर ऐसा हुआ तो सीज फायर का टूटना अब बस चंद घंटों की बात रह गई है। ट्रंप ने जिस तरह बेस्ट वेपन्स का इस्तेमाल करने का जिक्र किया है उससे न्यूक्लियर हमले का डर फिर से दुनिया के सामने आ गया है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद में आज जो मीटिंग होने वाली है, क्या उस मीटिंग के मुकम्मल होने से पहले ये चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी या उस मीटिंग से कुछ बड़ा हल निकलने वाला है। ईरान ने दुनिया के सामने अमेरिका के खिलाफ अपनी हिम्मत और हौसले की वो रेड लाइन खींच दी है जिससे ये साफ हो गया है कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में आज सिर्फ ईरान ही वो मुल्क नज़र आ रहा है जो सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और जिसे दोबारा जंग शुरू होने का ज़रा भी खौफ नहीं है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँचे ईरानी डेलीगेशन के हेड और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने ईरान की शर्तें साफ कर दी हैं। गालिबाफ ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत शुरू होने से पहले दो अहम कदम उठाना ज़रूरी है जिन पर दोनों पार्टियां पहले ही राज़ी हो चुकी थी लेकिन उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ। ईरान की वो दो शर्तें बड़ी अहम, और याद रखिए कि रात से यही बातें दोहराई जा रही हैं। ये देर रात बातें इमर्ज हुई थी, अब तक यही हैं क्योंकि इसके बाद अंदर क्या हो रहा है, नई हेडलाइंस बनना कम हो गई, लेकिन हमने आपको कई चीज़ें नहीं बता दी। ईरान की वो दो शर्तें ये हैं। पहली, लेबनान में जंगबंदी। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर अमल में नहीं आता कोई बातचीत का मतलब नहीं है। दूसरी शर्त है ईरान के फंड्स की रिलीज़, यानी बातचीत की मेज़ पर बैठने से पहले अमेरिका को ईरान के वो तमाम एसेट्स और पैसा रिलीज़ करना होगा जिसे उसने रोक रखा है, फ्रीज़ कर रखा है, यानी ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या मीटिंग से पहले ये पैसा रिलीज़ हो जाएगा, एसेट्स फ्री हो जाएंगे और लेबनान पर हमले बंद हो जाएंगे? लेबनान को लेकर बड़ी सरगर्मी चल रही है, फ़ोन कॉल्स इधर से उधर, अमेरिका, लेबनान, इसराइल, सब जगह। ये दो बड़ी शर्तें हैं और ईरान का कहना है ये बातचीत से पहले पूरी होनी चाहिए, फिर जाकर बातचीत होगी। तो अपने आप में बहुत बड़ी रेड लाइन है। गालिबाफ का ये बयान बताता है कि ईरान किसी के दबाव में आकर बातचीत नहीं कर रहा, वो जी सर कह के हर बात पर राज़ी नहीं हो रहा, वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और उसका कहना है कि जब तक ये दो बातें पूरी नहीं होंगी बातचीत शुरू ही नहीं की जा सकती। ये तेवर जाहिर करते हैं कि ईरान दोबारा जंग के मैदान में उतरने को तैयार है, लेकिन अपने हक
और उसूलों पर समझौता करने को कतई तैयार नहीं। अब देखना यह है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ईरान की सख्त रेड लाइन पर क्या जवाब देते हैं मीटिंग के दौरान, या मीटिंग शुरू होने से जस्ट पहले, या फिर जंग का नगाड़ा दोबारा बज सकता है। अब एक और बड़ी खबर सुनिए। ईरान दोबारा जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, और उसके एक अहम फौजी विंग ने कह दिया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए हमारी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर है और इशारा मिलते ही दुश्मन पर क़यामत ढाने वाली फायरिंग शुरू कर दी जाएगी, बंदूक से या मिसाइलों से। ये खबर जो है बड़े ध्यान से सुनिएगा। ईरान के खात्मा अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने एक बेहद सख्त और दो टूक बयान जारी किया है। ईरान की फौज ने साफ कह दिया है कि अमेरिका और इसराइल जैसे दुश्मनों ने जिस तरह बार बार समझौते को तोड़ा है, उसे देखते हुए ईरान की पूरी फौज हैंड्स ऑन द ट्रिगर यानी बंदूक के घोड़े पर उंगली रखे एकदम तैयार खड़ी है। ये तैयारी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछले 43 दिनों की जंग के दौरान देखी गई थी। ये बयान खात्मा अल-अंबिया का यूं आया है कि जो आज मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, अगर वो बातचीत टूटती है तो ईरानी फौज ने बताया हम तैयार हैं लड़ने के लिए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को ललकारते हुए कहा कि इन मुल्कों के मुजरिम लीडर्स और इनकी शिकस्त खाई हुई फौजों को कोई हक नहीं कि वो बहादुर ईरानी आवाम या कभी न हारने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट को डराएं। ईरान ने सीधे तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू को नसीहत दी कि वो अपनी उस जिल्लत भरी हार को याद करें जो पिछले 40 दिनों की जंग में ईरानी जाबाजों के हैरान कर देने वाले हमलों की वजह से झेलनी पड़ी है। इस बयान की सबसे बड़ी बातें जान लीजिए। ऐलान किया है ईरान ने कि वो अब हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मैनेजमेंट के एक नए फेज़ में दाखिल हो रहा है। इस अहम समंदरी रास्ते की चाबी और इनिशिएटिव अब पूरी तरह से ईरान के हाथ में रहेगी और वो अपने इस हक से पीछे नहीं हटेगा। इट मीन्स ये डिक्लेरेशन है कि हुर्मुज़ हमारे कब्ज़े में है और हमारे कब्ज़े में रहेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हिजबुल्लाह और लेबनान की मजलूम आवाम पर ख़ासकर साउथ लेबनान के रिहायशी इलाकों में हमले इसराइल के जारी रहते हैं तो ईरान इसका दर्दनाक जवाब देगा जिसे दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इट मीन्स इसराइल को दहलाने की सीधी धमकी आई है। ईरान का कहना है कि उसने दुनिया की सो कॉल्ड सबसे ताकतवर फौजों को अपने ही मुल्क में बने एडवांस हथियारों यानी देसी हथियारों और टेक्नोलॉजी से धूल चटाई है और वो आगे भी हमलावरों को बिना सज़ा दिए नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, ईरान ने अपनी आवाम से अपील की है कि वो आपसी फूट डालने की कोशिशों से होशियार रहें, मुत्तहिद रहें, यूनिफाइड होकर मैदान में डटे रहें। ये बयान साफ इशारा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से पहले ईरान अपनी ताकत और शर्तों से रत्ती भर भी पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा और ना वो पीछे हटने के लिए तैयार है। ये एक बड़ा सीरियस बयान भी है, डेवलपमेंट भी है और हालात भी है। एक और बड़ी खबर जो कल ही मर्ज हुई और ताज़ा अपडेट्स के शोर में कहीं दब गई, लेकिन सुनिए बड़ी अहम है और डिटेल में बनाता हूं मैं खबर। वॉर क्राइम का मुल्जिम और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मतलूब यानी वांटेड बेंजामिन नेतन्याहू अब स्पेन को खुली धमकियां दे रहा है। नेतन्याहू ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पेन को गजा सीज फायर के लिए बने कोऑर्डिनेशन सेंटर से बाहर निकाल दिया है। ये सेंटर इसराइल के कब्जे वाले किरियात गत इलाके में मौजूद है और इसे अमेरिका चला रहा है, लेकिन इसराइल के दबाव में स्पेन के नुमाइंदों को वहां से बेदखल कर दिया गया। 10 अप्रैल को नेतन्याहू ने जुमे की दोपहर को एक बयान जारी करते हुए कहा कि स्पेन ने बार बार इसराइल के खिलाफ खड़े होने का रास्ता चुना और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतन्याहू का कहना है कि जो भी मुल्क इसराइल की मुखालफत करेगा उसे इसकी फौरन कीमत चुकानी पड़ेगी। इस धमकी की बड़ी वजह और ताज़ा हालात को समझ लीजिए। इसराइल ने स्पेन को सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर CMCC से बाहर कर दिया है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड यानी इंसानी मदद और सीज फायर की कोशिशों की निगरानी करता है। वैसे भी स्पेन फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाता रहा और इसराइल के जुर्म गिनाता रहा, इसलिए नेतन्याहू चिढ़ा। इसराइल का दावा है कि स्पेन मुसलसल फ़लस्तीन का साथ दे रहा है और इसराइली कब्जे के खिलाफ बोल रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि स्पेन ने इसराइली फ़ौज यानी IDF के जवानों को बदनाम किया है, जिसे नेतन्याहू दुनिया की सबसे अखलाकी फ़ौज यानी मोस्ट मोरल आर्मी कहता है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि वो स्पेन की इस मुनाफिकत और दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतन्याहू ने स्पेन को डराते हुए कहा कि वो किसी भी मुल्क को इसराइल के खिलाफ डिप्लोमेटिक वॉर यानी डिप्लोमेटिक जंग नहीं छिड़ने देगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। धमकी देगा, कौन दे रहा है? स्पेन के इस स्टैंड ने इसराइल को बुरी तरह चिढ़ा दिया है।
क्योंकि स्पेन यूरोप के उन चंद मुल्कों में शामिल है जो गजा में हो रहे कत्ले आम के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठा रहा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी बाकी है। नेतन्याहू की नई धमकी साफ बताती है कि वो अब उन मुल्कों को भी निशाना बनाने पर उतर आया है जो इंसाफ और इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि स्पेन और यूरोपीय यूनियन इसराइल की इस दादागिरी पर क्या जवाब देते हैं, या खामोशी का बेशर्मी से शरबत पी कर खामोश रह जाते हैं। फिलहाल इन अपडेट्स में इतना ही, और आपके सामने कुछ और ताज़ा खबरें आगे लेकर आएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।